नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। मेरे पीछे आप मध्य प्रदेश की विधानसभा देख रहे हैं। 230 विधायक इस विधानसभा में बैठते हैं और इस विधानसभा तक पहुंचने के लिए तमाम 230 विधानसभाओं में जारी है मध्य प्रदेश का समर। जी हां, मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा है और इस विधानसभा तक पहुंचने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कौन सत्ता में बैठेगा, कौन इस विधानसभा के अंदर सरकार के रूप में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं का गणित कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल इस विधानसभा में अपने विधायक भेजने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। किस तरीके से ये सीटें मध्य प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव डालती हैं और बीजेपी और कांग्रेस, जो दो प्रमुख दल मध्य प्रदेश की राजनीति में हैं, वो आदिवासी वोट बैंक को साधने में प्रयास कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। बरसों से मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक किसी भी दल को राज्य की सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। लंबे समय तक आदिवासी वोट बैंक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का रहा, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन भी देखने को मिला। आंकड़ों के जरिए समझे तो साल 2003 के चुनाव में मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आरक्षित 41 सीटों में से 37 पर भाजपा को जीत मिली थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि 10 साल की कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी। साल 2008 में परिसीमन की वजह से राज्य में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें 41 से 47 हो गई। इसके बाद भी आदिवासी वोटर भाजपा के साथ खड़ा दिखाई दिया। भाजपा को 47 में से 29 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस सत्ता से बाहर ही रही। साल 2013 के चुनाव में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने में भी आदिवासी मतदाताओं की बड़ी भूमिका रही। भाजपा को 47 में से 31 सीटों पर सफलता मिली और शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन साल 2018 में इस वनवासी वोटर ने कांग्रेस का वनवास खत्म करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। 2018 में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा को 16 सीटें और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई और सत्ता कांग्रेस के हाथ आई। इस बार भारतीय जनता पार्टी छिटके हुए आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा के मुताबिक उसने पेसा नियम लागू कर वनोपज का उचित दाम दिलवाने के साथ केंद्र और राज्य की योजनाओं के जरिए आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाया है। भाजपा ये भी कह रही है कि पिछली बार कांग्रेस ने आदिवासी समाज को भ्रमित किया था, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के विकास का ध्यान रखती है, उनके लिए नीतियां बनाती है, क्रियान्वयन करती है। वोट बैंक की राजनीति कभी हमारा ध्येय नहीं रहा। सामाजिक समरसता, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का लक्ष्य हमने रखा है और हमारी कोई भी किसी भी तरह की योजना किसी एक पक्ष की तरफ झुकी हुई नहीं थी। अनुसूचित जनजाति का वर्ग भी इससे छूता नहीं था। वहीं कांग्रेस भाजपा पर आदिवासियों के अधिकार छीनने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के मुताबिक भाजपा की सरकार ने SC/ST एक्ट और पैसा एक्ट को कमजोर किया है। इसके साथ ही कांग्रेस भाजपा सरकार में आदिवासियों पर अपराध और अपमान की घटनाओं में वृद्धि के भी आरोप लगा रही है। SC/ST एक्ट काफ़ी कमज़ोर हो गया, उसमें आपको आसानी से जो है बेल मिल जाती है। हमारे समय में ये नहीं होता था। आज आरक्षण, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हर जगह लागू किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो आदिवासी समाज की जो रिप्रेजेंटेशन की सीट्स हैं उनको रोजगार में नुकसान हो रहा है। पेसा एक्ट 98 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार रहते हुए लागू किया गया था, उसमें डाइल्यूशन हुआ, हर जगह इनको अपनी ज़मीन से विमुक्त किया जा रहा है। हालांकि आदिवासी क्षेत्र की जनता के मुताबिक क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और पलायन बड़ा मुद्दा है। हमारे इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी समाज जन भी ऐसे विधायक से अपेक्षा करते हैं जो किसान के हितों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ पे बड़े पैमाने पर पलायन होता है। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, ट्राइबल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो यहाँ से अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। पलायन एक सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके लिए उद्योग धंधा, उद्योग रोजगार लगाए, ऐसे विधायक की यहाँ पे जरूरत है।
आपको बता दें कि देश में सर्वाधिक आदिवासी आबादी वाला राज्य झारखंड या छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मध्य प्रदेश है। लिहाजा यहाँ आदिवासियों को लेकर सियासत भी खूब होती है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21% इसी समुदाय से है। लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव पर निगाह डालें तो एक अजीब बात सामने आती है। सूबे की आरक्षित सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए उम्मीदवारों में उत्साह सबसे कम है। हालांकि कुछ जानकार इसे जनजातीय क्षेत्र में चुनावी साक्षरता की कमी मान रहे हैं, तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये स्थिति मतों का विभाजन कम करने के लिए बनी है। लिहाजा ये आदिवासी मतदाताओं में ज्यादा समझ का भी सूचक है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी में से 21% आदिवासियों की संख्या है और उनके लिए विधानसभा चुनाव में 47 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं। और इन आरक्षित सीटों पर अगर हम उम्मीदवारों पर नजर डालें तो जो अभी प्रारंभिक आंकड़े आ रहे हैं उसमें उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें आदिवासियों में राजनीतिक जो है जागरूकता की कमी है, इस कारण से उम्मीदवार कम संख्या में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह वनवासी जो आदिवासी मतदाता हैं उनकी जागरूकता को प्रदर्शित करता है। आदिवासी वोट बैंक की महत्वता भाजपा और कांग्रेस बहुत अच्छे से जानते हैं और यही कारण है कि चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर कांग्रेस के आला कमान कई दौरों और सभाएं अब तक जनजातीय क्षेत्रों में कर चुके हैं। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का महाकौशल क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि जिसने महाकौशल क्षेत्र में बढ़त बनाई वो सत्ता में आने में सबसे प्रमुख दावेदार होता है। महाकौशल क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां किस तरीके की हैं और राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहता है अभी के चुनाव में, पिछले चुनाव में या उससे पहले के चुनावों में, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के महाकौशल के 8 जिले और यहाँ की 38 सीटें किसी भी दल को राज्य की सत्ता पर काबिज करने में निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। महाकौशल में छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी आते हैं। महाकौशल के चुनावी नतीजे हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। पिछले 4 चुनाव के परिणामों को आंकड़ों के लिहाज से समझें तो 2003 के चुनाव में 38 में से भाजपा को 31 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को केवल 3 सीट और 4 अन्य के खाते में गई थी। 2003 वो साल था जब राज्य में दिग्विजय सिंह की सरकार की विदाई हुई थी और उमा भारती सूबे की मुख्यमंत्री बनी। बात 2008 की करें तो इस बार के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन तो सुधरा, लेकिन कांग्रेस भाजपा से आगे नहीं निकल पाई। 2008 में भाजपा को 38 में से 22 सीटें मिली तो कांग्रेस को 16 सीट। इस बार भी भाजपा की सरकार बनी। 5 साल बाद 2013 के चुनाव में 38 में से भाजपा को 24, कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट पर निर्दलीय की जीत हुई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। लेकिन 2018 के चुनाव में परिणाम एकदम उलट थे। पिछले चुनाव में भाजपा 13 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 24 सीटें आई थी और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। इस उलटफेर से कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई थी। 2018 के चुनाव में बीजेपी को महाकौशल इलाके से निराशा हाथ लगने की बड़ी वजह आदिवासियों की नाराजगी को माना गया। भाजपा इस बार महाकौशल में कोई चूक नहीं करना चाहती, इसलिए अपने 2 केंद्रीय मंत्रियों फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला की निवास सीट से और प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर सीट से उतार दिया है। इतना ही नहीं, जबलपुर सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से और नर्मदापुरम नरसिंहपुर से सांसद राव उदय प्रताप सिंह को गाडरवाड़ा से मैदान में उतारकर मास्टर स्ट्रोक चला है। भाजपा का कहना है कि इस चुनाव में उससे सबसे बड़ा लाभ लाडली बहना योजना देने जा रही है। पिछले 4 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, न केवल विधानसभा बल्कि नीचे तक उतरकर प्रत्येक मतदान केंद्र और बूथ तक और पेज तक हमारी कार्य योजना चल रही है। लगभग 2 महीने से हमारे 4 विस्तारक हर विधानसभा में हैं, काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो लाभ इस चुनाव में होने वाला है वो ये कि लाडली बहनों को लेकर जो सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने। वहीं कांग्रेस इस बार भी अपने आदिवासी वोट बैंक पर भरोसा कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि जो केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भाजपा ने मैदान में उतारा है उनकी उपलब्धता
जनता के बीच नहीं रही, इसलिए जनता उनको नकारने जा रही है। वो 25 दिन तो दिल्ली में रहते हैं, 5 दिन जबलपुर में रहते हैं। लोग कहते हैं कि हम तो उनको पहचानते ही नहीं है, उनका घर ही नहीं जानते हैं। कभी सुख दुख आएगा तो कहां जाएंगे उनसे मिलने। इसलिए उन्होंने जितने भी सांसद लड़ रहे हैं उन सबको नकार दिया है और उनका सीधा तौर पर यही कहना है कि हमें तो वो व्यक्ति चाहिए जो हमारे बीच का है, हमारे सुख दुख का साथी है। वहीं महाकौशल की जनता रोजगार की व्यवस्था, शहरों के विकास का आधारभूत ढांचा मजबूत करने वाले प्रत्याशी को इस बार चुनने जा रही है। कोई भी दल के जनप्रतिनिधि आए वो यहाँ विकास करें। नर्मदा जी के तट है, सेठानी घाट बहुत प्रसिद्ध है, उसको और व्यवस्थित करें। नर्मदांचल क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और इस मामले में सभी जनप्रतिनिधि को भली भांति परिचित हैं। कृषि आधारित उद्योग खुलना यहाँ नितांत आवश्यक है। विकास जो है अभी जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से हुआ नहीं है ना, जो चल रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, हो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए अभी तक हुआ नहीं है। प्रत्याशी अच्छा हो, जनता के लिए हमेशा सुलभ हो, जनता के दुख दर्द को समझे, ऐसा प्रत्याशी हर मतदाता चाहता है और उसका जनप्रतिनिधि इसी प्रकार का हो कि जो गरीबों के दुख को समझ के काम करे। महाकौशल के जानकार मानते हैं कि इस बार महाकौशल के रास्ते ही एमपी की सत्ता का रास्ता तय होने की उम्मीद है। हालांकि उनको लगता है कि महाकौशल में उद्योग न होने के कारण युवा पलायन कर रहे हैं। इसके साथ ही यदि पर्यटन स्थलों की ठीक ब्रांडिंग की जाए तो महाकौशल पर्यटन का बड़ा हब बन सकता है। महाकौशल को थोड़ा सा उपेक्षित भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, इसलिए महाकौशल का महत्व बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की निगाह में बढ़ गया है। यही कारण है कि लाडली लक्ष्मी की जो घोषणा है वो जबलपुर से की गई थी शिवराज सिंह चौहान द्वारा, और लगातार वो कई बार यहाँ आए हैं। तो मुझे लगता है कि महाकौशल एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में एक अपना अहम स्थान बनाएगा और यहाँ की जो जीती हुई सीटें हैं उससे बहुत कुछ सत्ता किसके करीब आती है, इससे ये मामला सामने आ पाएगा। महाकौशल से इस बार भाजपा से 2 केंद्रीय मंत्री, 2 सांसद, 2 वर्तमान सरकार में मंत्रियों की साख ही दांव पर नहीं लगी, बल्कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समेत कमलनाथ सरकार में हाई प्रोफाइल 2 बड़े मंत्री रहे तरुण भनोत, लखन घनघोरिया जैसे नेता भी अपनी साख बचाने में लगे हैं। डीडी न्यूज मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से धीरज शाह के साथ आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, सभी मालवा निमाड़ में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि मालवा निमाड़ की सीटें मध्य प्रदेश की राजनीति पे कितनी महत्वपूर्ण हैं। किसान, व्यापारी और आदिवासियों का मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ के 15 जिलों की 66 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। बीजेपी और कांग्रेस इस बात को बेहतर तरीके से समझती और जानती है कि अगर राज्य की सत्ता पानी है तो उसकी चाबी यहीं से मिलेगी। इसलिए दोनों ही पार्टियों का इस क्षेत्र पर अच्छा खासा फोकस रहा है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस का वनवास मालवा निमाड़ ने खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को यहां के 66 सीटों में से 35 सीटों पर विजय हासिल हुई। बीजेपी को केवल 28 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा था। सत्ता कांग्रेस को मिली थी। मालवा निमाड़ के 15 जिलों में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, देवास, खंडवा, खरगोन, नीमच, मंदसौर जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। ऐसे में आदिवासी फैक्टर भी महत्वपूर्ण है। हम आश्वस्त हैं कि हमें इस बार पिछली बार से ज्यादा प्रतिसाद मिलेगा और जनता जिनको कि भ्रमित किया गया, भरमाया गया, अब उनके बुलावे में आने वाली नहीं है कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी इंदौर में औद्योगिक जो है घराना औद्योगिकरण का उन्नयन करेगी, नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी, आईटी हब बनाएगी, आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान है उसको वो बरकरार रखेगी। वहीं विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ की जनता स्थानीय मुद्दों पर जोर दे रही है। मंदसौर जिले से जो आसपास का क्षेत्र जो लगे हुए वो ग्रामीण क्षेत्र है और जो यहाँ पे उद्योग चल रहे थे वो भी बंद हो चुके हैं। तो हमारी तो इतनी ही मांग है कि जो बंद हो गए उद्योग उनको शुरू किया है। जो यहाँ की स्वास्थ्य समस्या है वो सबसे बहुत ही खराब स्थिति में है।
यहाँ पे हर दूसरे पेशेंट को गुजरात रेफर किया जाता है। तो हमारा विधायक ऐसा बने जो अलीराजपुर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवा दे। किसानों के हित के बारे में सोचे, जैसे खाद में तकलीफ आ रही है उसकी परेशानी दूर करें। उधर राजनीतिक पंडित मानते हैं कि यहाँ की कई सीटों पर आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं का भी प्रभाव है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। ये वो इलाका है जहाँ संपन्नता है, लेकिन ये वो इलाका भी है जहाँ आदिवासी पर्याप्त संख्या में रहते हैं। हालांकि मालवा निमाड़ क्षेत्र में बागी उम्मीदवार भी यहां से इस बार भाजपा कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकते हैं और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की हार जीत तय कराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, सभी मालवा निमाड़ में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि मालवा निमाड़ की सीटें मध्य प्रदेश की राजनीति पे कितनी महत्वपूर्ण हैं। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जब जब बुंदेलखंड की बात होती है तो अशिक्षा, गरीबी और पिछड़ापन, ये तमाम विषय सामने आ जाते हैं। बुंदेलखंड के विकास के लिए तमाम सरकारों ने कई प्रयास किए हैं, कई दावे किए हैं, कई वादे किए हैं, लेकिन बुंदेलखंड की विधानसभा सीटें इस बार क्या कुछ कह रही हैं और 230 विधानसभाओं की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड क्या भूमिका इस बार निभा रहा है, आपको बताते हैं। बुंदेलखंड समय के साथ जितना यहाँ विकास होना था उतना हुआ नहीं। ये क्षेत्र आज भी विकास की बाट जोह रहा है। बुंदेलखंड 2 राज्यों में बटा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनाव है तो स्वाभाविक है कि एमपी वाला बुंदेलखंड फिर चर्चाओं में है। मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड में 6 जिलों सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और निवाड़ी की 26 विधानसभा सीटें हैं। ये 26 सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्ता पक्ष में किसी भी दल को बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 2003 का चुनाव हो, 2008 का हो या फिर 2013 और फिर 2018, बुंदेलखंड ने भाजपा पर आंख मूंद कर भरोसा किया है। साल 2003 में भाजपा को यहां से 20 सीटों पर जीत मिली थी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 2-2 सीट पर संतुष्ट होना पड़ा था। 2008 के चुनाव में बुंदेलखंड की 26 सीटों में से भाजपा को 14, कांग्रेस को 8, जनशक्ति को 2 सीट मिली थी, तो वहीं 1 सीट पर समाजवादी पार्टी से और 1 सीट से निर्दलीय विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे थे। 2013 में भाजपा का परचम फिर लहराया। 26 में से 20 सीट उसके खाते में गई तो कांग्रेस केवल 6 सीट ही जीत पाई। 2018 के पिछले चुनाव में भी बुंदेलखंड की जनता ने भाजपा को 18 सीटों पर जीत दिलाई तो कांग्रेस को 7 और बीएसपी की झोली में 1 जीत आई। हालांकि इस बार भी भाजपा को लगता है कि बुंदेलखंड की जनता उसके साथ है, तो वहीं कांग्रेस भी बुंदेलखंड में सीटें बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इस बार हम लोग कम से कम 20 सीट जीतेंगे, तो पिछला रिकॉर्ड था उसको ब्रेक करेंगे और मध्य प्रदेश में लगभग 150 सीटें जीतकर एक बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विकास, सुशासन, धर्म और संस्कृति, ये सब हमारे मुद्दे। इस बार गौशाला धरगांव बनेगी ही, साथ ही गो पशुपालक किसानों के लिए उनके लिए हम खाद भी उपलब्ध करवाएंगे, देसी खाद प्लस गोबर 2 रुपये किलो कांग्रेस पार्टी की सरकार खरीदेगी, गौमूत्र 5 रुपये लीटर खरीदेगी। इससे निश्चित रूप से उन पशुपालक किसानों को फायदा भी होगा, तरक्की भी होगी और निश्चित रूप से पशुओं के द्वारा जो जनधन की हानि होती है, फसलों का नुकसान होता है, उससे भी है लाभ लगेगा। वहीं बुंदेलखंड की जनता के सामने रोजगार और शिक्षा तो मुद्दा है, लेकिन उसको लगता है कि क्षेत्र का विकास सुनियोजित ढंग से होना चाहिए। बोल देते हैं कि हम कर्जा माफ करेंगे, हम 15 लाख रुपए देंगे, हम ये करेंगे, हम आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देंगे। हर प्रकार के चुनाव में हर मुद्दे रखे जाते हैं, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, पर पूरा कोई नहीं करता। हमारे मुद्दे हैं पथरिया विधानसभा से और जातिगत टिकटें दी जाती हैं वहाँ, और जातिगत चुनाव 2 ही पार्टी लड़ती हैं बस, या तो लोधी के लिए मिलेगी या तो कुर्मी समाज के लिए मिलेगी और तीसरी जात किसी के लिए नहीं मिलती है। वो भी जनप्रतिनिधि करें
तो पूरी प्लानिंग के साथ करें। जैसे अगर आप कहें कि सागर में विकास तो हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है प्लानिंग कोई नहीं है। हम लोग पिछले 8-10 सालों से देख रहे हैं शहर खुदा पड़ा है विकास के नाम पे, तो विकास पूरी तरह से अधूरा है। साथ में जो हमारे युवा शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए ऐसा कोई साधन नहीं है कि वो अपना पढ़ाई करके या कुछ शिक्षा उच्च शिक्षा हासिल करके सागर या आसपास बुंदेलखंड में रोजगार के लिए रहे। उनको पलायन करने के लिए, उनको रोजगार के लिए बाहर क्षेत्रों में पलायन करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ ऐसा जनप्रतिनिधि और ऐसी सरकार बने प्रदेश के अंदर जो रोजगार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर काम करे। अभी शिक्षा का स्वामित्व निजीकरण है, जिसकी वजह से जमीनी व्यक्तियों के SC ST के बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे, और जिससे यदि कम परसेंटेज लोगों के बच्चे शिक्षित होंगे तो आगे देश का उद्धार कैसे होगा। इस बार क्या देख रहे हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा प्रतिनिधि? सरकार तो सर एक ही चाहिए जो हम लोगों को रोजगार की पूर्ति करा सके। हम लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद बाहर जाने को मजबूर हैं, परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है। सागर शहर में 10-12 हज़ार से ज़्यादा का रोजगार है नहीं। हम लोगों को अगर अपनी खुद की तरक्की चाहिए और ज़्यादा पैसा कमाना है तो बाहर ही जाना पड़ेगा। उसका उपाय सागर में मतलब उद्योग चाहिए हम लोग। वहीं बुंदेलखंड के जानकार बताते हैं कि क्षेत्र में रोजगार के लिए पलायन तो मुद्दा है, लेकिन विकास का मुद्दा भी प्रमुख है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं और उसमें से 26 सीटें जो है बुंदेलखंड अंचल में आती हैं। और जहाँ तक बुंदेलखंड की अहमियत का सवाल है, राजनीतिक अहमियत का सवाल है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार में 3 कैबिनेट मंत्री इस क्षेत्र के थे, 2 मंत्री केंद्र सरकार में भी थे। तो बुंदेलखंड की राजनीतिक जो दबदबा है वो प्रदेश में काफ़ी असर रखता है, और पार्टियां भी जो है यहाँ पे जो है इस पर काफ़ी फोकस कर रही हैं। और जहाँ तक मुद्दों की बात है तो विकास हमेशा से एक यहाँ मुद्दा रहा है, और राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के जो है अपने योजनाएं लेकर आती रहती हैं जनता के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए। और कुछ मुद्दे जो हैं जैसे कि बेरोजगारी यहाँ एक बड़ा मुद्दा रहा है कि रोजगार की ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराए जाएं। और एक और मुद्दा जो है वो है पलायन का, कि यहाँ से बड़े स्तर पर जो है मजदूरों का पलायन होता है, बड़े शहरों में जाते हैं, और यह मुद्दा हमेशा से ही चर्चा में बना रहा है। बुंदेलखंड में छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ के इलाके उत्तर प्रदेश सीमा से लगे हुए हैं। यहाँ पर बसपा और सपा का प्रभाव रहा है। बुंदेलखंड में पिछड़ेपन के साथ जातिवाद भी मुद्दा है। यही वजह है कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा दूसरे दल भी बाजी मार जाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड क्षेत्र में बीएसपी के रामबाई पथरिया और बीजावर से सपा के राजेश शुक्ला, गोलू भैया जीते थे। हालांकि सपा उम्मीदवार बाद में भाजपा में शामिल हो गए। इस बार भी उत्तर प्रदेश से लगी बुंदेलखंड की सीटों पर बसपा और सपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। डीडी न्यूज के लिए कृष्णकांत नगाइच के साथ आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पिछली बार ग्वालियर चंबल की अगर बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण परिणाम ग्वालियर चंबल के रहे थे, और सत्ता में कांग्रेस को लाने के लिए ग्वालियर चंबल के परिणामों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार ग्वालियर चंबल का समीकरण क्या कुछ कह रहा है और कितना महत्वपूर्ण है ग्वालियर चंबल मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की तस्वीर इस विधानसभा चुनाव में बदली हुई है। जिस अंचल में पहले राजा यानी दिग्विजय सिंह और महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की ताकत थे, वहां इस बार राजनीतिक परिदृश्य कुछ और ही है, क्योंकि महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा के साथ हैं। अंचल की 34 सीटों में से पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीती तो 26 सीटें थी, लेकिन उनमें से 18 विधायक सिंधिया समर्थक थे। ग्वालियर चंबल के सिंधिया विधायकों ने साल 2020 में कांग्रेस से बागी होकर राज्य में फिर भाजपा को सत्ता में ला दिया था। ग्वालियर चंबल के पिछले 2 चुनावों के आंकड़ों को देखें तो साल 2013 में 34 सीटों में से भाजपा को 20 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस को 12 और बीएसपी को 2। वहीं अगर बात 2018 के चुनाव की करें तो ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से 26 सीटों पर कांग्रेस तो 7 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर बसपा ने जीत दर्ज की थी।
इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का भी प्रभाव अच्छा खासा है। 2003 के चुनाव में यहाँ बसपा ने 2 सीटें जीती तो 2008 में राज्य की जिन 7 सीटों पर जीत हासिल की थी उसमें 3 ग्वालियर चंबल की थी। 2013 के चुनाव में भी बसपा ने ग्वालियर चंबल में 2 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो वहीं पिछले चुनाव में 1 सीट पर बीएसपी जीती थी। पिछले चुनाव में भी बसपा कई सीटों पर दूसरे पायदान पर रही थी। हालांकि इस बार भाजपा को लगता है कि 2018 चुनाव में कांग्रेस ने अंचल में हुए एक दंगे को लेकर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया था, लेकिन इस बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। बीजेपी यहां से अब तक की सर्वाधिक सीटें जीतने जा रही है। मुद्दा भी था, अलग से वातावरण भी था। खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में एक दंगे को लेकर के और भाजपा के खिलाफ वातावरण बनाने का प्रयास किया गया था। अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में पिछला जो भी हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा होगा उससे आगे हम इसमें बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस इस बार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घोटालों के मुद्दे जनता के बीच लेकर जा रही है। हमने भी देखा होगा कि कोई उसका असर नहीं पड़ा। पब्लिक वहीं की वहीं अपना मन बनाए बैठी हुई है और पब्लिक ने जो मन बना लिया है उसको अब बदलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनने जो है 1000 रुपये 1200 रुपये बहनों के नाम पर दिए। आज वही बहनें कह रही हैं कि बोले अब याद आया मामा को हमारी, बोले जब हम कोरोना काल में लॉकडाउन में भूखे मर रहे थे तब ये 1000 रुपये नहीं दिए गए, आज वोट के लिए आप 1000 रुपये दे रहे हो। तो ये सब पब्लिक भी समझती है। ग्वालियर चंबल के मतदाता कहते हैं कि क्षेत्र का जितना विकास होना था उतना नहीं हुआ। मुख्य मुद्दा रोजगार के साथ साथ अंचल की मूलभूत सुविधाओं की कमी भी है। रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा, ये 4 चीजें जनता के लिए काफी मायने रखती हैं। यदि जनता के लिए इन चारों चीजों पर काम करती है, चाहे फिर कोई भी सरकार हो, भाजपा करे अच्छा है, कांग्रेस करे अच्छा है। जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी विकास की युवा को जरूरत है। युवा अगर नंगे पैर सड़कों पर चढ़ रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो विकास हुआ है। उस सड़क का बनना ही क्या जिस सड़क पर युवाओं को नंगे पैर चलना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए, तो शिक्षित होना चाहिए, जनता के प्रति उसका लगाव होना चाहिए और खासकर जमीनी स्तर का व्यक्ति होना चाहिए जो हर एक प्रॉब्लम को समझे। और मेरी नज़र में तो ग्वालियर का एक लोकल व्यक्ति ही समझता है, तो एक लोकल कैंडिडेट हो, उस विधानसभा का लोकल कैंडिडेट हो, जिससे कि वो लोकल की समस्या को आसानी से समझ सके। उधर इस क्षेत्र के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सिंधिया के भाजपा में आने से ग्वालियर चंबल में भाजपा को थोड़ी मजबूती मिली जरूर है, पर परिणामों के दिन ही तय होगा कि सिंधिया की मेहनत इस बार अपने प्रत्याशियों को जिताने में रंग लाती है कि नहीं। सिंधिया जी को लेकर क्या कहेंगे? सिंधिया जी के आने से बीजेपी थोड़ी सी मजबूत हुई है। उपचुनाव में अपन देख चुके हैं, सिंधिया जी के साथ जो बीजेपी में आए थे वे काफ़ी सारे लोग चुनाव हार गए। इसलिए ये तो कोई सोटी नहीं है कि सिंधिया जी आए हैं तो अपने सभी प्रत्याशियों को जिता ले जाएंगे। जनता भी इस बात को देख रही है कि हमने जिसको 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जिताया था उसने पाला क्यों बदला। अब ये सिंधिया की मेहनत है कि वो कितना रंग लाती है। यहाँ ये भी बता दें कि कोई भी चुनाव को मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल संभाग विकास के मुद्दे से ज्यादा जातिगत समीकरण को लेकर चर्चित रहता है। इस बार विधानसभा चुनाव में अलग अलग जाति के बड़े नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल कांग्रेस और बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर चुनाव में जातियां बड़े राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ देती हैं और जाति की राजनीति में आगे रहने वाली क्षेत्रीय पार्टियां वोट काटने के साथ साथ बड़ा नुकसान भी राजनीतिक दलों को पहुंचाती हैं। डीडी न्यूज के लिए नवीन नायक के साथ आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां की सीटें इस विधानसभा तक पहुंचने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। विंध्य के कई मुद्दे हैं, कई बार उपेक्षा का शिकार भी विंध्य रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस के मुद्दों को लेकर विंध्य में पहुंच रहे हैं और विंध्य की सीटें इस बार के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से अपनी पोजीशन रख पाएंगी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र राज्य के 9 पूर्वी जिलों
रीवा, शहडोल, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, मैहर और महूगंज जिलों में फैला हुआ है। वैसे तो यहाँ भी मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन बसपा का भी प्रभाव यहाँ के कई इलाकों में है। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी भी विंध्य के रास्ते मध्य प्रदेश की विधानसभा में एंट्री की जुगत में लगी है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इस इलाके में जमकर प्रचार कर रहे हैं। पिछले 2 चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो 2013 के चुनावों में बीजेपी ने यहां 17 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस की झोली में 11 सीटें गई थी। बसपा को भी 2 सीट मिल गई थी। वहीं पिछले चुनाव यानी 2018 में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही थी। कांग्रेस यहां से केवल 6 सीट जीत पाई थी, जबकि भाजपा ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रही है। उसके मुताबिक आज विंध्य का कोई गांव या शहर नहीं है जहां विकास नहीं हुआ। बीजेपी को इस बार अपने 2018 के प्रदर्शन से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। विंध्य क्षेत्र का सर्वाधिक विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पर हुआ है। 45 वर्ष मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता थी और विंध्य क्षेत्र से मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा सदैव हुई है। 2003 से जब से भाजपा की सरकार बनी, विंध्य क्षेत्र का विकास शुरू हुआ। आज की तारीख में हमारा विंध्य क्षेत्र में ऐसा कोई शहर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसे हमने विकास के साथ में जोड़ने का काम किया हो। इसलिए मैं कहता हूं विंध्य का समूचा विकास हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 2018 का जो परिणाम था, हम उससे आगे जाएंगे। वहीं कांग्रेस इस बार बाहरी लोगों का क्षेत्र में प्रवेश बंद कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकने की बात कह रही है। विंध्य के लोगों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देना, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देना, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप करे कि ये राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान हो और यहाँ का जो नौजवान हो उसको यहीं पे रोजगार उपलब्ध हो ताकि उनका पलायन रुक सके। ये हम लोगों के अहम मुद्दे हैं। और जिस तरीके से बाहर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से बाहरी लोगों का यहाँ प्रवेश हुआ है, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, कहीं गुजरात से कोई आ रहा है, कहीं कोई मुंबई से आ रहा है और यहाँ के लोगों को बेरोजगार करते जा रहे हैं, यहाँ के लोगों को आर्थिक और व्यावसायिक चुनौतियाँ प्रदान कर रहे हैं। तो उसमें हम चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पे लोगों को संरक्षण मिले, उनका सहयोग मिले। आज के समय पे हम 300 सीट पे बराबरी के मुकाबले पर हैं और जिनमें से कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिन पे हमने बहुत बढ़त बना रखी है। 10 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां पे हमने बहुत तेजी से बढ़त बनाई है। वहीं विंध्य के जानकार बताते हैं कि ये क्षेत्र खनिज वन संपदा से भरपूर है। उसके बावजूद भी यहाँ इस आधारित उद्योग नहीं लगे, जिस वजह से रोजगार यहाँ का प्रमुख मुद्दा है। अगर हम विंध्य को देखें तो विंध्य 2 संभागों में बटा हुआ है, एक रीवा संभाग और एक शहडोल संभाग। शहडोल संभाग की जितनी भी सीटें हैं वो 18 सीटें वहाँ सामान्य हम पाते हैं, 19 सीटें जो है वो एसटी रिजर्व हैं। अगर हम देखें शहडोल संभाग के अंदर तो एक कोतमा सीट है, उसको छोड़ करके सारी सीटें एसटी रिजर्व हैं। तो विंध्य की जो राजनीति है वो मूलतः आदिवासियों पर केंद्रित है, खास करके शहडोल संभाग के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो। और वहाँ भी जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बेरोजगारी के ही हैं, वहाँ भी उद्योगों का बड़ा अभाव है। विंध्य में इस बार भाजपा के 2 लोकसभा सांसद गणेश सिंह और रीति पाठक, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की साख तो दांव पर लगी ही है। साथ ही मैहर सीट कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों की जगह बार बार दल बदल के लिए प्रदेश में मशहूर और विंध्य जनता पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे नारायण त्रिपाठी को लेकर भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। डीडी न्यूज के लिए वीरेंद्र प्यासी के साथ आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की इस विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या घटती बढ़ती गई है, लेकिन इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कई ऐसी महिला प्रत्याशियां हैं जो इस बार मैदान में हैं, लेकिन कितनी इस विधानसभा के अंदर पहुंचेंगी ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन महिला मतदाताओं की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में उस आधी आबादी की अगर बात की जाए तो 48% से ज्यादा महिला मतदाता मध्य प्रदेश में हैं और वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है राज्य की सरकार चुनने के लिए। ये रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं का महत्व किसी भी दल को सत्ता में पहुंचाने में कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या में से 48% से ज्यादा महिला मतदाता हैं। भाजपा और कांग्रेस चुनाव के कई महीनों पहले से ही इस वर्ग को साधने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। राज्य की भाजपा सरकार ने कुछ महीने पहले लाडली बहना योजना शुरू की, जिसके तहत पहले 1000 रुपए प्रति माह दिया गया, फिर 1250 रुपए किया गया। शिवराज सरकार इसे आगामी समय में 3000 रुपए तक ले जाने की बात कर रही है। लाडली बहना योजना की अधिकांश महिलाएं उज्ज्वला योजना की भी लाभार्थी हैं, लिहाजा उन्हें सावन के महीने से सस्ता गैस सिलेंडर देने के साथ और आवास देने की बात भी भाजपा ने की है। इतना ही नहीं, वन विभाग छोड़ सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण भी शिवराज सरकार ने लागू किया है। इसके अलावा शिवराज सरकार ने हाल के दिनों में आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के साथ बच्चियों को स्कूटी देने की शुरुआत भी की है। भाजपा का कहना है कि उसकी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे पार्टियां, खासतौर से विपक्ष पार्टियां सत्ता में आने के लिए किसी भी प्रकार का लोभ, लालच और प्रलोभन देने की कोशिश करती हैं और इसी प्रकार का कार्य इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। वो पार्टी जो महिलाओं का हमेशा अपमान करती है, उनको टंच मार बुलाती है और कई सारे अभद्र शब्दों का प्रयोग करती है, वो अब बात कर रही है कि महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, सिर्फ उनके चुनावी वादे हैं। वहीं कांग्रेस अपने वचन पत्र में महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने, बेटी विवाह योजना शुरू कर 1,01,000 रुपए देने, बोर्ड की मेरिट में आने वाली बालिकाओं को 2 लाख रुपए की सम्मान निधि देने समेत महिला उद्यमियों को 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की बात कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अपनी सरकार बनने पर सभी वर्ग की कन्याओं के लिए आदर्श छात्रावास खोलने के साथ ही महिलाओं को महानगरीय बस सेवा के निःशुल्क पास देने का भी वचन दे रही है। कांग्रेस का मानना है कि महिलाएं राज्य में महिलाओं पर अत्याचार और बेरोजगारी से परेशान हैं, लिहाजा इस बार वो कांग्रेस का हाथ थामेंगी। देश की आज ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न और महिला अपराध में नंबर 1 पर पहुंच गया है और साथ ही महंगाई से भी महिलाएं जूझ रही हैं। महंगाई की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसके अलावा जो शिवराज जी लाडली बहना योजना जो लेकर आए हैं, ये महिलाओं को समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ उनको वोट बटोरने के लिए एक झूठ है। और हमारी बात, हम नारी सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये हमने करके दिखाया है। हमने हिमाचल में किया, कर्नाटक में किया और अब हम मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के हित के लिए ये योजना लागू करेंगे। वहीं महिला मतदाता चाहती हैं कि जो भी सरकार बने वो महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा के साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने पर काम करे। कि अगर जो भी सरकार आए वो महिलाओं के हित में काम करे, गांव-गांव तक जो महिलाएं हैं जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं उन तक वो सुविधाएं पहुंचाएं, महिलाओं की शिक्षा के प्रति उनके कार्य होना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। उनके लिए अगर वो चुनाव में भी आना चाहती हैं तो उनको मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए सरकार को। उधर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लाडली बहना योजना और नौकरी में 35% आरक्षण जैसी चुनाव से पहले भाजपा ने जो घोषणाएं की हैं उनको पूरा कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस को महिलाओं में अपने वचनों पर भरोसा पैदा करना थोड़ा कठिन हो रहा है। साल 2018 के चुनाव के में और अब के चुनाव में अगर कंपेयर करें तो महिला वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है और यही वजह है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों का फोकस महिला वोटर्स को रिझाने पर बहुत ज्यादा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस पूरे मैदान की बहुत पुरानी खिलाड़ी है। खासतौर से शिवराज सिंह चौहान सरकार में काफी ज्यादा काम हुए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना से उन्होंने इस काम को शुरू किया था जो लाडली बहना योजना तक चला है और कांग्रेस को अभी इसमें ये साबित करना होगा कि जो उसने घोषणाएं या योजनाएं बताई हैं, जो उन्होंने घोषणाएं की है, क्या वो वाकई उन्हें अमली जामा पहना पाएगी। तो इस लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी का पलड़ा फिलहाल थोड़ा भारी नजर आता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5,60,60,925 में से महिला मतदाता 2,72,33,945 हैं।
ऐसे में आधी आबादी को अपने पक्ष में करना सभी दलों की मजबूरी भी है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की महिला मतदाता इस बार के विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार के साथ जाती है या फिर कांग्रेस का हाथ थामती है। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नए मतदाताओं में भी इस बार काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है और सरकार के बनाने और बदलने में युवा मतदाताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मध्य प्रदेश के युवाओं का इस बार क्या मन है और किस तरीके से युवा वोटर्स 230 विधानसभाओं के इस चुनाव में असर डाल सकते हैं, ये रिपोर्ट आपको दिखाता है। मध्य प्रदेश में रोजगार और शिक्षा युवाओं के लिए हमेशा से प्रमुख मुद्दा रहा है। सत्ताधारी दल भाजपा हो या विपक्षी कांग्रेस, दोनों के ही युवाओं के मुद्दे पर अपने अपने दावे हैं। शिवराज सरकार चुनाव घोषित होने से ठीक पहले सीखो कमाओ योजना लेकर आई। इस योजना में चयनित छात्र छात्राओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप स्टाइपेंड दिए जाने की बात है, जिसमें 8,000, 8,500 और 9,000 और अधिकतम 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और हुनर भी सिखाया जाएगा। इसके अलावा युवा नीति बनाई गई, जिसमें युवाओं से ही उनके भविष्य निर्माण की नीति बनवाकर लागू करने की बात कही गई। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि उन्होंने हजारों युवाओं को न सिर्फ नौकरी दी बल्कि स्वरोजगार से जोड़ने की भी कई योजनाएं बनाई हैं। भाजपा कह रही है कि उसकी सरकार में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में वृद्धि हुई है, शिक्षा का आधारभूत ढांचा तैयार हुआ है, अब युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए पार्टी में भी फोकस रहती है और आवाम में भी फोकस्ड रहती है, क्योंकि यही भविष्य है, चाहे देश का भविष्य हो, पार्टी का भविष्य हो, प्रदेश का भविष्य हो। और उसके लिए उनके उत्थान के लिए जो कुछ भी स्ट्रक्चर बनाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था, वो हो चुका है। आप देखिए किस प्रकार से रैपिडली ग्रोथ हुई है मेडिकल कॉलेजेस में, किस प्रकार से साइंस कॉलेजेस में, किस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, किस प्रकार से जो कॉमर्स संबंधित ब्रांचेस की कॉलेजेस होते हैं। तो अब जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था एजुकेशन का, वो हो चुका है। अब हमारे बच्चों को डाउन साउथ नहीं जाना पड़ता। उधर कांग्रेस अपनी सरकार बनने पर 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती, 1 लाख पंचायत स्तर पर नए पद सृजित करने का वादा करने के साथ एक जांच आयोग बनाने की भी बात कर रही है, जो भर्तियों में हुई गड़बड़ी की जांच करेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस भर्ती परीक्षाओं को ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन कराने और परीक्षा शुल्क में 100% छूट का भी वचन दे रही है। कांग्रेस युवाओं के लिए स्मार्ट युवा मार्ट और लघु युवा मार्ट विकसित करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गांधी औद्योगिक पार्क विकसित करने का भी वचन दे रही है। इसके अलावा युवा स्वाभिमान योजना के तहत 1,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रति माह देने की भी घोषणा कमलनाथ ने की है। युवाओं के लिए 1,000 करोड़ का स्टार्टअप कॉर्प्स फंड स्थापित करने की बात है। जो वचन पत्र समर्पित किया है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, भाजपा सरकार ने युवाओं की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको बिजनेस के तौर पर, धंधे के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो हमने सबसे पहले युवाओं की पूरी जो परीक्षा की फीस है वो माफ़ कर दी है। हम 2 लाख जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती करने की इस पंचवर्षीय योजना में शामिल करेंगे। साथ में 1 लाख नए पद सृजित करेंगे और जो गाँव का कैडर खत्म कर दिया था, जिला स्तर के पद, पंचायत सचिव के और दूसरे, उन सारे पदों को भरेंगे। राज्य के युवा सत्ता में उसको चाहते हैं जो नौकरी के अवसर और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने पर काम करे। गवर्नमेंट सेक्टर में जो जनता जो नियुक्तियां सरकार जो ला रही है वो बेहतर है। प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी थोड़ा ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि अगर युवा 1 करोड़ मध्य प्रदेश में है तो 1 करोड़ को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस को राज्य में बेरोजगारी भत्ता देने की बजाय युवाओं की कौशल क्षमता के उपयोग के साथ कौशल विकास की बात करना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता देने की बात करने की बजाय उसे भाजपा काउंटर ये करना चाहिए, ताकि हमारी सरकार बनते ही जो पद खाली पड़े सरकारी, जो प्राइवेट इंडस्ट्री में जो भी जगह है उनमें हम युवाओं को खपाएंगे, युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, ये हम वादा करते हैं। लेकिन बेरोजगारी भत्ता युवाओं को रोजगार देने का, उनके भविष्य को संवारने का कोई आधार या कोई मुझे लगता ठीक नहीं है। वो एक तरह से ये कह रही है कि हम आपको बेरोजगारी बनाए रखेंगे,
ये बेरोजगारी भत्ता एक तरह से बेरोजगार बनाने रखने की बात है, रोजगार देने की बात करना चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव की तारीख घोषित होने तक मध्य प्रदेश में पहली बार मतदान करने वाले 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 22,36,000 थी। फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार अपने मुद्दों पर फोकस्ड हैं। ऐसे में राजनीतिक दल युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट का भी सहारा ले रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो 230 विधानसभाओं का गणित हमने आपको समझाया, किस तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल हो, महिला मतदाता हो, युवा वोटर्स हो या फिर आदिवासी वर्ग की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में इनका कितना महत्वपूर्ण रोल इस बार होने वाला है। फिलहाल दीजिए इजाजत हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार।